वेदों के बाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास को एक नया रूप देते हुए उपनिषद की रचना हुई। माना जाता है कि उपनिषद की रचना 800 बीसी के करीब हुई थी। वहीं उपनिषद को इंडो आर्यन विचारों के विकास का एक अहम दस्तावेज माना जाता है। इसके साथ ही उपनिषद भारतीय संस्कृति और साहित्य के नजरिए से भी बहुत बड़ी प्रगति थी। आर्यों को भारत में स्थापित हुए एक अच्छा खासा समय बीत चुका था और एक समृद्ध और स्थिर सभ्यता भी विकसित हो चुकी थी। इस आर्य सभ्यता में पुराने और नए विचारों का मिश्रण देखने को मिल रहा था, जिसमें आर्य विचार हावी तो थे, लेकिन पूजा पाठ करने का तरीका अब भी पुराना ही था। समाज में वेदों की इज्जत तो की जाती थी, लेकिन वेदों को लेकर जनता में एक कोमल विडंबना की भावना भी दिखती थी। उपनिषद की रचना करते समय पुरानी परंपराओं और ज्ञान को पीछे नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसका इस्तेमाल करते हुए एक नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार की गई थी। वहीं उपनिषद में मानसिक रोमांच और सच्चाई का पता लगाने के लिए और जुनून के लिए जगह छोड़ी गई थी। हालांकि सच्चाई की इस खोज में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उपनिषद में विज्ञान के तत्वों को देखने को हमें मिलता है। उपनिषद में कोशिश की गई है कि सच्चाई की खोज में दकियानूसी ख्याल मतलब दखल अंदाजी ना की जाए। वहीं उपनिषद में खुद को जानने, खुद को पहचानने और आत्मज्ञान में ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ आत्मज्ञान और पूर्ण आत्मज्ञान को एक ही चीज बताया गया है और इसे हासिल करने पर भी जोर दिया गया है। बाहर की दुनिया को असत्य नहीं बताया गया है, बल्कि बाहर की दुनिया को अपने आंतरिक स्वयं का ही एक हिस्सा बताया गया है। जैसे कि हम आज पढ़ रहे हैं, हर जगह लोग कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया है, हम जो सोचते हैं वही बन जाता है। उपनिषद ने यही कहा है कि हम जो सोच रहे हैं वही हमारे सामने बन रहा है। प्रारंभिक भारतीय विचारों ने ईरान के माध्यम से ग्रीक में प्रवेश किया और वहाँ के कुछ विचारकों और दार्शनिकों को प्रभावित भी किया। वहीं बहुत बाद में प्रोटेनस भारतीय और ईरान दर्शन का अध्ययन करने के लिए पूर्व में आया और विशेष रूप से रहस्यवादी तत्वों से प्रभावित हो गया। कहा जाता है कि प्लोटिनस से होते हुए इन विचारों में कई सेंट ऑगस्टीन के पास गए और उनके माध्यम से उपनिषद के विचारों ने उस दौर के ईसाई धर्म को भी प्रभावित किया। उपनिषद में लगातार शरीर की तंदुरुस्ती और मन की स्पष्टता पर जोर दिया है और दोनों ही चीजों में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरा यहाँ पे ये मानना है कि अगर आपका मन स्पष्ट है तो आप अपने शरीर को बहुत आसानी से तंदुरुस्त भी बना सकते हो। ज्ञान की प्राप्ति या फिर किसी उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़ा, आत्म बलिदान, इन सब की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए तपस्या करना बेहद जरूरी होता है। ये विचार बौद्धिक संस्कृति में भी और अनपढ़ लोगों में भी हमेशा से प्रिय रहा है। ये आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे ये हजारों सालों पहले मौजूद था और गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को हिला देने वाले विचारों को समझने के लिए उनकी जानकारी हासिल करना आवश्यक है। नेहरू जी लिखते हैं कि मेरे लिए अधिकांश अन्य लोगों की तरह उपनिषदों की अवधि की कल्पना करना और उन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करना मुश्किल है जो इनकी रचना में शामिल। हालांकि वो कल्पना करते हैं कि अपने विचार रखने वाली और पढ़ी लिखी छोटी सी जनसंख्या और बहुसंख्यक बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच एक विशाल मानसिक और सांस्कृतिक अंतर के बावजूद एक बंधन था। जिस वर्णों में बहते हुए समाज में वो रहते थे उसके मानसिक रूप से भी अलग अलग वर्ग थे जिन्हें स्वीकार किया गया था। ऐसा करने से मानसिक रूप से अंतर होने के कारण समाज में जो लड़ाइयाँ होती हैं उन्हें एक तरीके से कम करने की कोशिश की गई थी और एक दूसरे को और ज्यादा स्वीकार करने की भावना अपने अंदर लाई गई थी। यहाँ तक कि उपनिषद के नए विचारों को लोकप्रिय विचारों जैसा दर्शाकर प्रचारित किया गया ताकि वो पहले से चले आ रहे पूर्वग्रहों और अंधविश्वासों के साथ सटीक बैठ सके, जिसकी वजह से उपनिषदों का वास्तविक अर्थ कहीं खोकर रह गया। इस तरीके से उपनिषद वर्गीकृत सामाजिक संरचना को छू नहीं सके, बल्कि उन्हें और संरक्षित करने का काम करने लगे। इस प्रकार उपनिषदों की विचारधारा बहुत सीमित रूप से ही जनता के पास पहुंच सकी
और रचनात्मक अल्पसंख्यक और अनपढ़ बहुसंख्यक जनता के बीच भी बौद्धिक अलगाव अधिक स्पष्ट हो गया। समय के साथ इसने नए आंदोलनों को जन्म दिया। वहीं भौतिकवादी दर्शन, अज्ञेयवाद, नास्तिकता की एक नई शक्तिशाली लहर भी देखने को मिली। इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म और प्रसिद्ध सांस्कृतिक महाकाव्य रामायण और महाभारत भी विकसित हुए। इस तरीके से ये दौर विचार और क्रिया के क्षेत्र में, साहित्यिक, नाटक, मूर्ति कला और वास्तुकला में और भारत की सीमाओं से दूर सांस्कृतिक, मिशनरी और औपनिवेशिक उद्यमों में रचनात्मक प्रयासों के विस्फोट के साथ सफल होता है। बीच में आंतरिक कारणों और बाहर से घुसपैठ दो के कारण कुछ समय संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती है और रचनात्मक ऊर्जा के एक नए दौर की शुरुआत करती है। विभिन्न दिशाओं में इस तरह की गतिविधियों का अंतिम महान काल शास्त्रीय युग था, जो ईसा मसीह के बाद चौथी शताब्दी में शुरू हुआ था। लगभग 1000 AD या उससे पहले भारत में आंतरिक क्षय के संकेत बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि पुरानी कला